झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी नियोजन नीति पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वही कहा कि राज्य सरकार युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी है। सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास कर रही है। वही 2833 करोड़ के अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। दिन भी हंगामा, नियोजन नीति को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप कहा करके कि वो उनके लोग हैं, इनके लोग हैं, क्या मतलब है ये? आप गलत करेंगे तो फिर उसका विरोध होगा ही। वही नियोजन नीति पर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जवाब दिया और कहा कि सरकार राज्य के नौजवानों और छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी यहाँ के स्थानीयों को मिले, लेकिन हमारी नियोजन नीति पर दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ हुई। तो सभी राज्य अपने अपने जिम्मेवारियों के साथ काम कर रहे हैं, सभी राज्य अपने अपने नियोजन नीति बना रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। कई नियोजन नीति रद्द हो गए और नियोजन नीति रद्द होने के पीछे जो लोग एप्लीकेंट, जो कंप्लेनेंट जो हैं, उनके बारे में भी आपको पता चला कि किस तरीके से हमारे नियोजन नीति से दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के प्रति कमिटेड है और सरकार की कोशिश अपने कमिटमेंट को पूरा करने की है। कि आप चिंता न करें, वर्तमान सरकार बिल्कुल कमिटेड इस राज्य के प्रति है और अपने कमिटमेंट को हर संभव और हर तरीके से पूरा करने का प्रयास भी करती है और प्रयास भी किया है और अपने कमिटेड को जो उनको पूरा भी किया है। सदन में अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद 2833 करोड़ का अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने साहेबगंज की बेटी के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने की मांग की। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो नियोजन नीति पर संग्राम जारी है। विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है, मुख्यमंत्री ने उस पर जवाब भी दिया है। और क्या रही तीसरे दिन की हलचल, गहमा गहमी, आरोप प्रत्यारोप का दौर, सवाल जवाब, इन तमाम मसलों की जानकारी हम लेते हैं। हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो लगातार सदन की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं। विपिन, तीसरे दिन भी नियोजन नीति को लेकर संग्राम होता नजर आया है। क्या कुछ रहा है आज का दिन और क्या आरोप थे विपक्ष के, और मुख्यमंत्री ने तमाम आरोपों के जवाब भी दिए? शीत सत्र का और आज जिस तरीके से सदन के अंदर प्रश्नकाल भी हुआ, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं भी ली गई, शून्यकाल के जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो भी विधायकों ने सदन में दिया। ये जरूर है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचे थे और लगातार सदन के अंदर नारेबाजी उनकी जारी थी। लेकिन स्पीकर ने जब कहा कि एक छोटा सत्र है, क्योंकि उससे पूर्व स्पीकर ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की। स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि एक दल जो है वो हाईजैक कर रहा है झारखंड विधानसभा को और सदन की कार्रवाई उससे प्रभावित हो रही है, जिससे दूसरे दल के लोगों को कहीं ना कहीं सत्र बुलाने का फायदा नहीं मिल पा रहा। तो ये तीखी टिप्पणी थी बीजेपी के ऊपर। और उसके बाद लगातार जब वेल में ही रह के बीजेपी के विधायक नारेबाजी कर रहे थे तो स्पीकर ने उनसे कई मर्तबा आग्रह किया कि छोटा सत्र है, हाउस को ऑर्डर में लाइए, महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए हैं, महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उसको सदन के अंदर दीजिए ताकि जनहित के मसले सदन पर उठ पाए। तो जिसके बाद सदन चला और तकरीबन 7 से 8 अल्पसूचित प्रश्न सदन के दौरान लाए गए, जिसमें सुदेश महतो जो दिल्ली से आजसू पार्टी के विधायक है, उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देते हुए उन्हें उचित मान सम्मान और उन पर जो है उन्हें पेंशन देने की बात कही, जिस पर कि सदन के कई अन्य सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि 22 वर्षों का राज्य हो गया है, लेकिन अब तक आंदोलनकारियों के चिन्हित का कार्य पूरा नहीं हो सका,
जिस पे खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी सरकार को अपनी तरफ से एक सुझाव दिया कि 22 वर्षों के झारखंड में अगर अब तक अलग झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण नहीं हो सका है तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए ये मामले का पटाक्षेप करे, जिससे जो आंदोलनकारी हैं जो कि आज भी राज्य में हैं, जिन्होंने अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी थी, उनके मान सम्मान की रक्षा हो सके और जो अलग राज्य गठन का उद्देश्य था वो पूरा हो सके और आंदोलनकारियों को भी ये लगे कि उनकी लड़ाई की वजह से अलग झारखंड की परिकल्पना साकार हो सकी थी। ठीक इसी तरीके से कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल भी सदन में थे। जिस तरीके से गोड्डा से बीजेपी के सांसद माफ करिएगा विधायक अमित मंडल ने जो स्थानीय नीति सरकार ने विशेष सत्र में पारित किया था उस पर सवाल रखा था, उसमें उन्होंने गृह विभाग का हवाला भी दिया कि गृह विभाग ने कहा है कि यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में यह कहा कि जो विधायक प्रश्न करता है वो तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराए, उसके आधार पर सरकार अपना जवाब देगी। तो पहली पाली में ठीक इसी तरीके से एक जो मसला काफी महत्वपूर्ण झारखंड में अभी उभरा है कि जो पारसनाथ में तीर्थ स्थल है उसे जो पर्यटन स्थल बनाने का मामला था, तो शून्यकाल के जरिए कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने यह मसला उठाया, जिसके बाद इरफान अंसारी ने बाद में इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर फिर से एग्री हो गए हैं कि पारसनाथ को जो है वो तीर्थ स्थल ही रखा जाएगा, पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल उसे बनाया जाता है तो वहां पे जो पवित्रता है उस क्षेत्र की वो बाधित होगी। तो कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए। आज जो द्वितीय पूरक बजट सरकार ने सदन में ले किया था 8,533 करोड़ का, उस पे सदन की दूसरी पाली पे एक सार्थक चर्चा सदन में देखने को मिली, जिसमें बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में कटौती का प्रस्ताव लाया था, जिसमें इस कटौती के प्रस्ताव में सदन में चर्चा के दौरान सरकार के ऊपर बीजेपी ने कई आरोप भी लगाए। जिस तरीके से सीपी सिंह जो रांची के विधायक है, उन्होंने कहा कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड का जो बिल्डिंग डिवीजन है उसमें एक पुलिस के अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मिली से यहां पर टेंडर का खेल हो रहा है। इसके अलावा ये आरोप भी लगे कि जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसने 4 महीने का राशन जो है वो नहीं बांटा है। तो कई महत्वपूर्ण चीजें आज चर्चा के दौरान आई। कांग्रेस की तरफ से जो हाल में मांडर से उपचुनाव जीत कर आई है शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कई महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, केंद्र पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार का उत्तर दिया और बताया कि आखिर अनुपूरक बजट की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी और ये जो 8,533 करोड़ रुपया का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है इसका व्यय सरकार किस तरीके से करेगी, और जहां तक वो अब तक जो बजटीय उपबंध में खर्च की बात है तो उस पर भी सरकार ने सदन को आश्वस्त किया है कि तरीके से जो व्यवस्था की गई है बजट में सरकार उसका अक्षरशः पालन करते हुए वो उसे खर्च करने की ओर कदम बढ़ाएगी। और जहां तक बात की जाए तो नियोजन नीति को लेकर जब मुख्य सरकार का उत्तर आने वाला था सदन में, उस वक्त प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया था कि हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जो कि सदन के नेता है को राज्य के लोगों को यह बात बतानी चाहिए और सड़क पर उतरे छात्रों को भी आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार वही निर्णय लेगी जो छात्र चाहेंगे। उन्होंने कहा कि एक शिष्टमंडल गया था, उन छात्रों से मिलने हुए, छात्रों ने उनको अपनी बातें बता दी है। सरकार तैयार है कि किस तरीके से छात्र हित में, राज्य हित में सरकार कदम उठाए जिससे छात्रों का भविष्य जो है वो खराब ना हो। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि राज्य के नियोजन नीति से वैसे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी जो यूपी और बिहार से है, जो और साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही है राज्य के सिलसिले में कि जो लोग 3rd और 4th ग्रेड में बाहर से आकर यहां नौकरी कर रहे हैं उन्हें ना तो यहां के चीजों की जानकारी है, ना तो यहां के भौगोलिक स्थितियों से वो परिचित है। तो ऐसे में ये क्या कर रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए राज्य की सरकार ने 3य और 4th वर्ग की नौकरी को आरक्षित किया था यहाँ के स्थानीयों के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अगर रद्द किया है तो जो आरोप सरकार पर लग रहे थे कि सरकार के नियोजन नीति रद्द कर दी गई है, तो उस पर भी सदन में आज ये बातें आई कि ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जब नियोजन नीति रद्द की गई। आज सदन के दौरान ही
जब अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी तो जेएमएम की तरफ से इस चर्चा में भाग लेते हुए गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू ने नाम लेकर बताया कि ये जो इस नियोजन नीति के खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे उसमें कौन कौन से लोग थे, किस राज्य के थे और जो कंप्लेनेंट थे वो कौन है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रमेश हांसदा जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने याचिका दायर की थी और उनके साथ जो अन्य लोग इस याचिका में उनका साथ दे रहे थे वो लोग ज्यादातर लोग जो थे वो यूपी और बिहार के थे। तो तीसरा दिन नियोजन नीति की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके अनुकूल निर्णय लेगी और साथ ही साथ जो सड़क पर आज छात्र थे वो राज्य सरकार के शिष्टमंडल से मिलने के बाद वापस भी चले गए। तो सार्थक दिन रहा, हम संसदीय व्यवस्था के हिसाब से यह कह सकते हैं। बचा हुआ 2 दिन है, महत्वपूर्ण ये 2 दिन, और इस 2 दिन के दौरान संभवतः 6 के आसपास बिल जो है सरकार हाउस में लाने जा रही है। सारिफ, चलिए विपिन, आपके इस लाइव को जिसने सुना होगा वो आज दिन भर क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या सवाल पूछे गए, किसने कौन सा मुद्दा उठाया, वो स्पष्ट जानकारी आसान शब्दों में उन्हें मिल गई। बहुत शुक्रिया विपिन, लेकिन आप बने रहिए, कुछ और खबरें हैं जिसमें आपसे जानकारी लेनी है, आपसे चर्चा करनी है, आप बने रहिए। तो विपिन हमारे सहयोगी है जो बता रहे थे कि आज दिन भर कौन से मुद्दों की गूंज सुनाई दी और किसने कौन सा मुद्दा उठाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।